नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति एक प्रदेश अथवा देश के लिए प्रकृति प्रदत्त उपहार है। ये एक ऐसा भौगोलिक तत्व है जिसका उद्भव प्राकृतिक परिस्थितियों से होते हुए भी विकसित होने पर उन्हें पुनः प्रभावित करता है। साथ ही इसका मानवीय उपयोग की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। पर्यावरण के नियंत्रक तत्वों के रूप में प्राकृतिक वनस्पति की महत्वता किसी से छिपी नहीं है। विश्व के अन्य भागों के समान एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में भी आदिकाल से प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार रहा है। यद्यपि सभ्यता के विकास के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति का शोषण भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और आज इनको निर्दयतापूर्वक काटा जा रहा है। फिर भी एशिया के अनेक क्षेत्र भी वनों की अमूल निधि को संजोए हुए हैं। वनस्पति विनाश से हुए भयंकर परिणामों के फलस्वरूप आज सभी देश वनों के संरक्षण के महत्व को स्वीकारते हुए पर्याप्त संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। एशिया के प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं विस्तार को मूलतः दो तत्व, एक है जलवायु और दूसरा है धरातल, न केवल नियंत्रित अपितु निर्धारित करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की उपज है। जैसा कि डंडले स्टाम्प ने लिखा है, सामान्य रूप से कहा जाए तो मुख्य रूप से जलवायु विभक्त एशिया का संपूर्ण क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति को जन्म देता है कि क्योंकि यहाँ मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है तो वहाँ विशेष प्रकार की जो वनस्पति में एक रूपता पाई जाती है। तो इसलिए इन्होंने डंडले स्टाम्प ने लिखा है कि ये एक विशेष क्षेत्र को वनस्पति को जन्म देता है। जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसे तो वहाँ पर वनस्पति में भी समानता मिलती है। जलवायु में परिवर्तन के साथ ही वनस्पति में परिवर्तन दृष्टिगत होता है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में सघन वन वहाँ की अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान की उपज है। दूसरी ओर पश्चिम एशिया के मरुस्थल की कटी हुई झाड़ियाँ वहाँ अल्प वर्षा की प्रतीक हैं। चीन के उत्तरी भाग में नुकीली पत्तियों के कोणधारी वन जलवायु की ही देन है। जलवायु के समान धरातल का भी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है जलवायु बदलती जाती है। हम जानते हैं कि क्योंकि जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है, साथ ही वनस्पति भी। यही कारण है कि हिमालय के निचले भागों में उष्ण प्रदेशीय, मध्य में शीतोष्ण और अधिक ऊंचे क्षेत्र में शीत प्रदेशीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। धरातल का एक भाग अन्य प्रभाव वनस्पति के रक्षक के रूप में भी है। आज जबकि मैदानी भागों को कृषि क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है या किया जा रहा है, तो पर्वतीय भाग प्राकृतिक वनस्पति या संपदा को रक्षा किए हुए हैं। वास्तव में एशिया में अनेक क्षेत्रों में वन इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण। एशिया की जलवायु, उच्चावच मृदा आदि की विविधता ने प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को जन्म दिया है। मूल रूप से जलवायु प्रदेशों के अनुरूप ही प्राकृतिक वनस्पति के विविध क्षेत्र अथवा प्रदेश पाए जाते हैं। मानसून एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। यहाँ की वनस्पति के निम्नांकित प्रदेश मिलते हैं। पहला है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण पतझड़ वन, तीसरा है उष्ण घास या सवाना झाड़ियाँ, चौथा है मरु प्रदेश या कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट है मिश्रित उष्ण उपोष्ण वन, 6 है शीतोष्ण मिश्रित वन, 7 है शीतोष्ण शुष्क सदाबहार वन, 8 है स्टेपी घास के मैदान और 9 है टैगा शीतोष्ण सदाबहार वन और 10 है टुंड्रा एवं अति उष्ण प्रदेशीय वनस्पति। अब इसकी हम डिटेल स्टडी देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से वृक्ष और किस क्षेत्र में इनका विस्तार और प्रसार पाया जाता है। नंबर 1, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत, बांग्लादेश, ब्रह्मा, हिंदेशिया, मलाया, दक्षिण थाईलैंड, लंका में इनका विस्तार पाया जाता है। इन वनों में सदाबहार वृक्ष जो 60 से 70 मीटर लंबे होते हैं, पास पास झाड़ियाँ, लताएँ
आदि के होने से इन वनों में सघनता के कारण यहाँ अंधेरा रहता है। इनमें महोगनी, गटापारचा, सैंडलवुड, बांस, बेंत, रबड़, ताड़, एबोनी, सिनकोनी, रोजवुड, आइवरी आदि सैकड़ों किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी इमारती महत्व की है। घनत्व के कारण इनमें प्रवेश पाना और काटना कठिन है। यहाँ अधिक डेंसिटी पाई जाती है, अधिक गहरे पेड़ पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी इमारती महत्व की है। इनका आर्थिक लाभ इन वनों से सीमित बना है, क्योंकि इसमें काट पाना संभव नहीं है पर आप इसलिए सघनता के कारण। दूसरा, यहाँ पर दलदली क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ वर्षा भी अधिक होती है और सघन पेड़ पाया जाता है। यहाँ के पेड़ तनों शाखाओं से अनेक जीव जंतु निवास कर, जहरीले जीव जंतु भी इन पर निवास करते हैं। भारी भरकम हाथी, गैंडे, जलाशय में घड़ियाल, मगर आदि, दरियाई घोड़ी आदि इन वनों में पाए जाते हैं। दूसरा आता है उष्ण पर्वतीय वन। ये मानसूनी प्रदेश के पतझड़ वाले प्रदेशों का वन क्षेत्र है। इसमें साल, सागौन, ओक, मगनोलिया, देवदार, शीशम, नीम, पीपल आदि मुख्य वृक्ष हैं। शुष्क ऋतु में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनकी लकड़ी मूल्यवान है और इमारती प्रयोग के खूब काम आती है। सागौन, शीशम, देवदार की लकड़ी बहुत उत्तम कीमती है। पत्तियां चौड़ी होने के कारण इन्हें चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। भारत, बांग्लादेश के डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव जाति की वनस्पति मिलती है। यहाँ इन्हें सुंदर वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा के डेल्टा में इन्हें सुनहरी वृक्ष इसी जाति का है। तीसरा है उष्ण घास एवं झाड़ियाँ। यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो उष्ण प्रदेश के क्षेत्र पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य दक्षिण मध्य म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी अरब आदि क्षेत्र हैं। यहाँ अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण बहुत होता है। वृक्ष बहुत कम बढ़ पाते हैं। अधिकतर भाग घास एवं झाड़ियों से ही घिरा क्षेत्र पाया जाता है। कीकर, खेजड़ा जैसी कटेरी कहीं कहीं पर निर्बल पेड़ पाए जाते हैं। फोर्थ है मरु प्रदेशीय वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन। मरु प्रदेश में वनस्पति का नितांत अभाव देखने में मिलता है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। थार, अरब, तारिम बेसिन, गोबी की मरुभूमियों में 3-4 साल के अंतराल से वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम में पठारी भूमि, उच्च एशिया के जंगेरिया बेसिन, रूसी तुर्कमेनिस्तान दूर दूर तक वीरान क्षेत्र हैं। कहीं कहीं छोटे मोटे जलाशय के आसपास खजूर, कटीली झाड़ियों से घिरा मरुउद्यान दिखाई दे जाता है। ऊँटों की टोली के व्यापारी काफिले अपना थकावट दूर करते देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में वनस्पति कम पाई जाती है। नंबर 5 है उष्ण उपोष्ण मिश्रित वन। पूर्वी एशिया के दक्षिण मध्य चीन, दक्षिण जापान की मानसूनी वर्षा एवं जाड़ों में परछाऊ हवाओं से वर्षा होती है। तो यहाँ चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ और सदा हरे भरे वन दोनों ही प्रजातियों की वनस्पति क्षेत्र है। यहाँ बांस, तुंग, बीच, लारेल और पतझड़ के चेस्टनट वृक्ष मिलते हैं। 6 है शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन। एशिया के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जैसे उत्तरी चीन, मंचूरिया तथा मध्य जापान में मिश्रित वन मिलते हैं। यहाँ भी चौड़ी पत्ती के पतझड़ और सदाबहार वृक्ष हैं। सदाबहार के मुख्य वृक्ष स्प्रूस, सत्तर, फर, हेमलॉक व पाइन हैं और पर्णपाती वनस्पति के वृक्षों में ओक, एस, एल्डर, बीच, चेस्टनट मुख्य हैं। शीतोष्ण वन में सहतूत के वृक्ष बहुत मिलते हैं, जिन पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। जापान के हुंसू में मध्य भागों में पर घने वन हैं, परंतु चीन में इन वनों की काफ़ी कटाई हो चुकी है। शीतोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऐसे वनों का विस्तार भूमध्य सागरीय जलवायु में हुआ है, जहाँ गर्मियाँ शुष्क रहती हैं, परंतु मध्य अक्षांशों की स्थिति के कारण शुष्कता व्याप्त नहीं है। शीत की वर्षा में यहाँ ऐसी वनस्पति पनपती है जिसकी पत्तियाँ, तने व कांटेदार शाखाएँ नमी को वर्ष भर धारण किए सदाबहार रहती हैं। एशिया में भूमध्य सागरीय क्षेत्र का विस्तार सीमित है। यहाँ ऐसे क्षेत्र तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन के तटीय भाग हैं। यहाँ शीत ऋतु में औसतन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की वनस्पति गहरी जड़ों वाली चिकनी पत्तियों की मोटी खाल की रोएं कांटेदार की होती है। यहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है। गर्मियों में इनकी नमी संचित रहती है। अगर, जैतून, चेस्टनट, वालनट, ओक आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ रसदार फर के वृक्ष भी नमी संचित रखते हैं। इनमें नारंगी, संतरे, नींबू, अंगूर प्रमुख हैं। स्टेपी शीतोष्ण घास के क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित साइबेरिया के दक्षिण व पश्चिम में मंगोलिया व गोबी
की सीमा पर गुच्छेदार घास के क्षेत्र हैं। बीच बीच में वृक्ष उगे हैं। उत्तरी स्टेपी घने हैं, जबकि दक्षिण में अर्ध मरुभूमि जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। एशिया के आर्कटिक तटीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम स्टेपी क्षेत्र के बीच में विस्तृत साइबेरिया का बहुत बड़े प्रदेश में वनीय कटिबंध पूर्व से पश्चिम तक फैला है। इस वन में साधारण वर्षा होती है, परंतु तापमान कम रहता है। यहाँ वाष्पीकरण बहुत कम होता है, अतः यहाँ सदाबहार वृक्ष पनपते हुए कठोर शीत से रक्षा हेतु ये वृक्ष नुकीली पत्तियों को विचित्र स्वरूप मिला है। इन्हें नुकीली पत्तियों की वनस्पति भी कहते हैं। इनके वृक्ष पर हिम व शीत का प्रभाव नहीं होता। इनकी लकड़ी मुलायम होती है और इनका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। इनमें मुख्य वृक्ष स्प्रूस, फर्स, लार्च, हेमलॉक, सीडार और चीड़ आदि हैं। नेक्स्ट है टुंड्रा वनस्पति, तिब्बती उच्च प्रदेशीय वनस्पति। टुंड्रा एंड हाई एलिवेशन वेजिटेशन। एशिया के आर्कटिक तटीय भाग और टापुओं पर कठोर शीत ऋतु होती है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। वर्षा भी हिम के रूप में होती है। यहाँ ये भाग हिमाच्छादित उजाड़ प्रदेश है। कहीं कहीं पर काई जैसी वनस्पति की परत दिखाई देती है। इसे लीचेन कहते हैं। उच्च प्रदेश जैसे तिब्बत पर भी कठोर शीत के कारण पेड़ पौधे, घास आदि नहीं उग पाते हैं। बौने जूनिफर वृक्ष इधर उधर बिखरे मिलते हैं। यहाँ पठार भी हिमाच्छादित रहता है। घाटियों में कहीं कहीं इनको देखा जा सकता है। ये विभिन्न प्रकार की वनस्पति एशिया में पाई जाती है। अब आगे आता है वनों का आर्थिक उपयोगिता, कि वनों का महत्व क्या है। एशिया के देशों के लिए वनों का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। विगत विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार की वनस्पति से आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। उष्ण सदाबहार एवं मानसूनी वनों में पाई जाने वाली कठोर लकड़ी की अत्यधिक मांग रहती है। यद्यपि उनका शोषण भूमध्यरेखीय प्रदेशों में प्राकृतिक असुविधाओं के कारण नहीं हो पाया है। शीतोष्ण प्रदेशों में उपलब्ध लकड़ी, कोयला, कागज निर्माण हेतु लुगदी बनाने, प्लाईवुड, दिया सलाई आदि के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व है। एशिया के विस्तृत क्षेत्रों में बांस मिलता है, जिसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। भारतीय महाद्वीप के वनों में इमारती लकड़ी के अतिरिक्त ईंधन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। यद्यपि ईंधन के लिए लकड़ी का दुरुपयोग है, किंतु आर्थिक स्तर की निम्नता के कारण यह अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त अनेक आर्थिक उपयोग के वृक्ष भी वनों से मिलते हैं। गरम मसाले के लिए लौंग, काली मिर्च आदि दक्षिण भारत के विषुवतरेखीय प्रदेशों में उत्पन्न किए जाते हैं। अनेक भागों में प्राकृतिक रबड़ के वृक्ष भी मिलते हैं। चीन के विस्तृत क्षेत्र के कारण यहाँ विभिन्न भागों में विविध उपयोगी वनस्पति मिलती है। प्राचीन काल से चीन के लगभग 45% भाग पर वनों का विस्तार था, किंतु वर्तमान समय में केवल 12% पर ही इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ के वनों में साल, सागौन के अतिरिक्त बांस, टेलो, टुंग, चंदन, पाइन, सीडर, लार्च आदि के वृक्ष मिलते हैं। चीन का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष टुंग है, जिसे तेल निकाला जाता है। जापान का धरातल पर्वतीय होने के कारण यहाँ वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ वनों में इमारती लकड़ी, ईंधन, तारकोल, कागज की लुगदी, गोंद, कपूर, प्लाईवुड आदि प्राप्त किए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में आर्थिक दृष्टि से वनों का पर्याप्त महत्व है। म्यांमार में लगभग 62% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। यहाँ महोगनी, गटापारचा, बांस तथा रबर की प्रधानता है। सागौन का उत्पादन यहाँ विशेष होता है। यहाँ से विश्व की लगभग 40% सागौन की लकड़ी प्राप्त होती है। डेल्टाई प्रदेश में नारियल के वृक्षों की बहुतायत है। थाईलैंड में भी 50% भूमि पर वनों से आच्छादित है। यहाँ सागौन की लकड़ी बहुतायत से मिलती है। थाईलैंड में गरम मसाले के लिए विविध वृक्ष तथा बांस के वृक्ष मिलते हैं। इंडोनेशिया में वनों में महोगनी, सिनकोना, गटापारचा, बांस, चंदन, रोजवुड आदि के वृक्ष मिलते हैं, किंतु इनका आर्थिक उपयोग सीमित है। मलेशिया में भी इनका इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एशिया के लिए वन राष्ट्रीय विकास का एवं आय का प्रमुख स्रोत हैं। इनका विनाश तीव्रता से हो रहा है, ये चिंता का विषय है। यद्यपि सभी देशों की सरकारें वन संरक्षण संबंधी नियम बना रही हैं, किंतु वनों का विस्तार निरंतर कम होता जा रहा है। वास्तव में आवश्यकता है इस बात की है कि वनों के
के कटाव तथा विकास में एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, जिससे लंबे समय तक इनका लाभ प्राप्त किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने एशिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पति और उनका आर्थिक महत्व का अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।